विजयनगर के राजवंशों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर का। तो विजयनगर का प्रशासन कैसा था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन स्टीन नाम के एक इतिहासकार है, ये अमेरिकन है और इन्होंने 2 बुक लिखी है। एक तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो श्रमिक राज्य था और सोसाइटी थी मध्यकालीन साउथ इंडिया में, तो उसके ऊपर बुक लिखी है इन्होंने। एक विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी लिखी है। ठीक है, तो ये 2 बुक आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि चांस कम है कि पूछी जाए, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहे। तो विजयनगर हो गया। आगे देखते हैं। हरिहर द्वितीय है, इनके 2 अभिलेख है, चन्नरायपट्टन और दूसरा है मित्र अभिलेख। तो चन्नरायपट्टन तो किसका है? हरिहर द्वितीय का है, और एक और है मित्र अभिलेख। इन दोनों से विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, चन्नरायपट्टन 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 और मित्र अभिलेख, इन दोनों से विजयनगर के बारे में जानकारी मिलती है। चन्नरायपट्टन और मित्र अभिलेख, ठीक है। तो चन्नरायपट्टन और मित्र अभिलेख ध्यान रहेगा। हरिहर द्वितीय मेरे ही नाम पे है, आधा मेरा नाम है इसमें, हरि और बाकी हर है, ठीक है। कृष्णदेवराय के कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी मिलती है। कृष्णदेवराय के कोलार्क अभिलेख, इससे क्या होता है? प्रांतपतियों के बारे में जानकारी मिलती है। और कोड बिंदु अभिलेख से राजस्व की जानकारी मिलती है, ठीक है। कोड बिंदु अभिलेख, इससे तो मिलती है राजस्व की जानकारी। और कोलार्क अभिलेख, इससे मिलती है प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी। तो कोलार्क अभिलेख प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी देता है। कोलार्क 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 ध्यान रखना है, कोलार्क कृष्णदेवराय का था। कोलार्क कोलार्क कृष्णदेवराय प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी, इतना ध्यान रखना है। कोड बिंदु अभिलेख राजस्व की जानकारी मिलती है। कोड बिंदु अभिलेख से, कोड बिंदु अभिलेख से राजस्व की जानकारी मिलती है। सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में क्या लिखा हुआ है? श्री विरूपाक्ष अंकित है। श्री विरूपाक्ष अंकित है। सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में विरूपाक्ष अंकित है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कृष्णदेवराय ने कि जब तक आप प्रजा का कल्याण नहीं करेंगे तब तक राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। और इनका ये जो शासन प्रणाली थी, ये पता ही है, राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय कहते थे, तो आपने नाम देखा होगा कृष्णदेव राय, है ना। तो राय कौन होता था? राजा होता था, और इसको ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। और कृष्णदेव जो मानता था वो ये था कि राजा को हमेशा धर्म के अनुसार ही शासन करना चाहिए। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। तो देखिए कृष्णदेवराय कितनी बढ़िया बातें बता रहा है कि राजा को धर्म के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है ना। राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का कल्याण के बिना राजा का कल्याण नहीं हो सकता। इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, ठीक है। और चोल शासकों की भांति विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में ही जो है उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो ये अच्छी बात है। देखो अपने जीवन काल में अगर मान लो बता दिया कि इसे हम उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो वो उत्तराधिकारी वाला जो संघर्ष होता है उसको कहीं ना कहीं टाला जा सकता है। तो चोल भी ऐसे ही करते थे और अपने विजयनगर वाले भी ऐसे ही करते थे। ये अच्छी बात लगी मुझे। और संयुक्त शासन और द्वैध शासन, संयुक्त शासन या द्वैध शासन की प्रथा प्रचलित थी। और युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। युवराज पट्टाभिषेक किसको बोलते थे? युवराज का जो राज्याभिषेक होता था उसको बोला जाता था युवराज पट्टाभिषेक। देखिए शुरू में एक सहकारी शासन भी के वो एक वहाँ पर एक प्रकार का सहकारी शासन था, ठीक है। और जो राजा होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, क्योंकि राजा हम देखते हैं पहले जो है निरंकुशी होते थे लगभग। कुछ धार्मिक कानून और जो हम ब्राह्मण वगैरह कुछ पुरोहित वगैरह होते थे उनसे वो थोड़ा कंट्रोल होते थे, ठीक है। अब देखते हैं राजा की शक्ति पर राज परिषद का नियंत्रण होता था। और राज परिषद के अतिरिक्त भी 20 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। और जो मंत्री परिषद होती थी उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे महाप्रधानी बोलते थे, और जो इसका अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे सभानायक, ठीक है। तो मंत्री परिषद जो होती थी इसके अध्यक्ष को बोलते थे सभानायक, और महाप्रधानी यहाँ का मुख्य अधिकारी होता था। नायक भी आप नाम सुनते हैं ना, तो देखो सभानायक कौन था? यहाँ का प्रमुख होता था 20 सदस्य वाली मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद की सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित होती थी। तो वेंकट विलास मंडप, अगर ये पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो आप समझ जाना कि मंत्री परिषद की जो सभाएं होती थी विजयनगर में, तो उस सभागार का जो नाम था
उसका नाम था वेंकट विलास मंडप। मंडप तो आपने नाम सुना होगा, मंडप, मंडप तो हम जब मंदिर वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी मंडप खूब सुना होगा। और वेंकट विलास ये नाम है वहाँ का जो सभागार होता था उसका, ठीक है। मंत्री, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, तो देखिए 3 वर्ग से आते थे मंत्री जो है। और राजा व युवराज के बाद प्रधानी या महाप्रधानी सबसे प्रमुख अधिकारी था, इसकी हम बात कर चुके हैं। और ये जहाँ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके जैसा होता था, अभी पीएम जो होता है उसके जैसा होता था उस टाइम पे प्रधानी या महाप्रधान, ठीक है। और मंत्रियों को क्या कहते थे? दंडनायक। और महानवमी एक ऐसा अवसर था इस पर राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। और ब्राह्मण जी जो महानवमी होती थी उस दिन ब्राह्मण की बजाय पूजा अर्चना कौन करता था? राजा। और महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव है महानवमी। देखिए महानवमी बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ये महानवमी। तो साउथ में जब हम मूवियाँ देखते हैं कहीं पे तो हम देखते हैं कि गांव का जो मुखिया होता है वो पूजा के लिए जाता है कई बार, है ना। तो मतलब कि जैसे राजा होते थे पहले वो पूजा के लिए मंदिर में जाते थे, पुरोहित उनको देता था, फिर राजा खुद से पूजा करता था। तो महानवमी के दिन जो पूजा अर्चना होती थी वो राजा के द्वारा की जाती है। और विजयनगर में सबसे ऊंचे स्थान पर मंच महानवमी डिब्बा कहलाता था। जो मंच हो जाता उसको बोलते थे महानवमी डिब्बा। डिब्बा तो राजा कहाँ बैठता था? डिब्बा के ऊपर बैठता था, ध्यान रखना। और विजयनगर प्रशासन में मंदिरों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंदिर देखिए किन किन चीजों के स्रोत थे साउथ में। हमारे यहाँ तो हम लोग सिर्फ पूजा करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखिए टैक्स कलेक्ट करते थे, डेवलपमेंट के कार्य इनके द्वारा किए जाते थे, सिंचाई ये भी करते थे, है ना। तो कितने सारे कार्य कर रहे हैं। और विजयनगर के जो राजा थे वो समयाचार्य की उपाधि धारण करते थे। देखिए समयाचार्य, समयाचार्य की उपाधि कहाँ के राजा धारण करते थे? तो विजयनगर के। समयाचार्य की उपाधि कहाँ के राजा धारण करते थे? विजयनगर के। और विजयनगर में जो सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे उनको देने वाले जो होते थे उनको समयाचार्य अथवा देसरी कहा जाता था। तो सामाजिक और धार्मिक विषयों पर जो निर्णय देते थे वो कौन देते थे? राजा देते थे। तो राजा को क्या कहते थे? समयाचार्य। और देसरी भी होते थे वहाँ पे, देसरी और समयाचार्य। देसरी और समयाचार्य कहाँ होते थे? विजयनगर में होते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय की बात कर लेते हैं। तो जो सचिव होता था उसको बोलते थे रायसम। रायसम, राय तो राजा होता था और जो सचिव होता था उसके आगे सम और लगा दीजिए आप। तो रायसम होता था राजा का सचिव। एक होता था कर्णिकम। कर्णिकम, कर्णिकम होता था अकाउंटेंट। कर्णिकम होता था अकाउंटेंट, ठीक है। तो जो भी वित्त जा रहा है उसकी खबरें किसको देनी होती थी? कर्णिकम को देनी होती थी, ठीक है। क्योंकि कर्णिकम उसका अकाउंटेंट था तो अकाउंटिंग करता था चीज़ों की। और सेन बोर लिपिक होता था। लिपिक को बोलते थे सेन बोर। सेन बोर क्या होता था? लिपिक। सेन बोर है, सेन बोर होता था लिपिक। और माननीय प्रधान, माननीय प्रधान होता था गृह मंत्री, ठीक है। माननीय प्रधान किसको बोलते थे? एक तो हमने देखा प्रधान जो होता था और एक माननीय प्रधान होता था। माननीय प्रधान गृह मंत्री को बोलते थे, ठीक है। रायसम जो होता था वो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। जो राजा बोलता था उनको लिपिबद्ध करता था। और कर्णिकम हम देख चुके अकाउंटेंट होता था, सेनबोर लिपिक होता था और माननीय प्रधान गृह मंत्री होता था। तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी थे। तो तेलुगु नियोगी, तेलुगु नियोगी कौन थे? ये ब्राह्मण अधिकारी हुआ करते थे, तेलुगु नियोगी। और शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। और टकसाल विभाग को जोरी खाना कहते थे, ठीक है। तो मुद्राकर्ता तो आपको ध्यान रहेगा कि मुद्रा रखने वाला अधिकारी मुद्राकर्ता, लेकिन जोरी खाना ये ध्यान रखना है। जोरी खाना, जोरी खाना क्या था? टकसाल विभाग को कहा जाता था। जो टकसाल विभाग था इसको कहते थे जोरी खाना। आगे देखते हैं विजयनगर का प्रांतीय प्रशासन। तो विजयनगर को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजयनगर कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में, ओके। और प्रांतों को राज्य या मंडल या चावड़ी कह देते हैं। मंडल, चावड़ी और या राज्य। मंडल, चावड़ी, राज्य कहते थे प्रांतों को। और बारबोसा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 200 प्रांत थे। बारबोसा कितने बताता है? 200। बारबोसा कहते हैं 200 प्रांत थे, क्योंकि बारबोसा विदेशी यात्री था तो इसे अंदाजा नहीं था यहाँ के चीज़ों का। आपने पढ़ा होगा कि जो कृष्णदेवराय थे उसके टाइम पे आया था बारबोसा, ठीक है। प्रांत, राज्य बोलते थे प्रांत को। और मंडल
अब देखिए आप, तमिल प्रदेश में कहीं कहीं मंडल को ही राज्य कहा गया है। और अब देखिए आप, पहले तो हमारा हो गया मंडल, मंडल के नीचे होता था वलनाडु, वलनाडु, मंडल के नीचे वलनाडु, फिर नाडु। तो देखिए नाडु और वलनाडु को लेकर कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो जो वलनाडु होता था ये कमिश्नरी लेवल का होता था, तो नाडु से बड़ा होता था ये। तो वलनाडु, नाडु से बड़ा वलनाडु, नाडु होता था जिला लेवल पे, और ये अपना संभाग स्तर पे हो गया, ठीक है। इसको बोलते थे वलनाडु या कोट्टम। फिर है मेलाग्राम, मेलाग्राम में तो ग्राम आ गया तो समझ जाओगे आप, और गाँवों का मेला तो 50 गाँवों का समूह होता था ये। तो देखिए आसान है। सबसे पहले हमने देखा मंडल, मंडल को क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे या राज्य बोलते थे। फिर उसके नीचे हमने देखा, देखो नाम जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे ना, अब उस हिसाब से वो इकाई भी छोटी होती जाएगी, कोंडम, कोट्टम या वलनाडु। इसके बाद में हमने देखा नाडु, और इसके बाद में आपका आता है ग्राम। तो ग्राम में भी कितने, 50 ग्राम है, तो गांव का मेला है, मतलब मेला ग्राम हो गया। और फिर आपका गांव है ये नीचे, इसके भी सिंगल गांव भी आएगा। तो स्थल एवं सीमा 20 गांवों के समूह की हुआ करती थी। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो हमने देखा ग्राम था। ग्राम को क्या बोलते थे, उर भी बोलते थे, ठीक है। सामान्यतः प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर नियुक्त किया जाता था, और राजकुमार को जब गवर्नर बनाया जाता था तब उसे उदययार कहा जाता था। तो उदययार कौन होते थे, उदययार, उदययार पूछा गया एक बार यूपी पीसीएस में। तो उदययार बोला जाता था गवर्नर को, जो राजकुमार को गवर्नर बनाया जाता था उसे उदययार कहते थे, ठीक है। तो अगर राजकुमार गवर्नर बन रहा है तो उसको बोलेंगे उदययार, और अगर प्रांतपति या गवर्नर कोई और बन रहा है तो उसको नायक, दंड नायक या मंडलेश्वर भी कहा जाता था, ठीक है। तो जो प्रांतों के गवर्नर होते थे उनको उदययार भी कहा जाता था, नायक भी कहा जाता था, दंड नायक भी कहा जाता था, और मंडलेश्वर भी कहा जाता था, ठीक है। ये प्रांतपति राज परिवार के नहीं होते थे, बल्कि योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। देखो कितनी अच्छी बात है, योग्यता के आधार पर यहाँ पे जो है प्रांतपति चुने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है उस टाइम पे जब राजतंत्रात्मक शासन हो और योग्यता के आधार पर चुने जाए। अगला है नायकर व्यवस्था, नायकर व्यवस्था या पोलीगर व्यवस्था। पोलीगर विद्रोह भी हुआ था बाद में जाकर के। तो देखिए आप नायकर व्यवस्था की पृष्ठभूमि देखिए, जैसे हमारे सल्तनत काल में इक्ता हुआ करता था ना, तो इक्ता किसने शुरू किया था, गौरी ने किया था, ये सबको पता है, ठीक है। और इसको जो मतलब कि ज़्यादा बड़े लेवल पे फैला दिया था वो फिर इल्तुतमिश ने करा था काम, क्योंकि कुतुबुद्दीन को उतना टाइम मिला नहीं था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि राजपूत काल की जो सामंत प्रथा थी उसके जैसा था ये, और जो सल्तनत काल में इक्ता प्रथा थी उसके जैसा था, ठीक है, उस पर आधारित थी और सामंत प्रथा के समान थी, ठीक है, नायकर व्यवस्था। तो नायकर व्यवस्था जो सबसे पहले किसके अधीन थी, काकतीय राजवंश में विकसित हुई थी। और चूंकि विजयनगर को हम देखते हैं, ये विजयनगर के जो शासक थे पहले काकतीयों के सामंत थे, ठीक है। तो काकतीय के ये सामंत थे, तो फिर उन्हीं से इन्होंने ये प्रथा ली थी, नायकर प्रणाली व्यवस्था, ठीक है। तो नायकर व्यवस्था विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी, और नायक व सेना नायक होते थे इसमें, और उन्हें वेतन के बदले अमरम, वेतन के बदले भूखंड दिया जाता था, ठीक है। और अमरम का ये लोग प्रयोग करते थे, तो इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था, ठीक है, अमर नायक या नायक भी कहते थे। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ता, व राजा की सहायता के लिए सेना भी रखते थे, और केंद्रीय खजाने में आय का हिस्सा भी जमा करते थे, क्योंकि जमीन दे दी उस पर रेवेन्यू आएगा तो थोड़ा तो देना पड़ेगा राजा के पास में, ठीक है। और अमर नायकों की जो सबसे पहले नियुक्ति हुई थी वो तमिलनाडु में हुई है, और नायकों के अधीन जो सरदार होते थे उन्हें पोलीगर कहते थे, ठीक है। तो नायक जो होते थे इनके अधीन भी पोलीगर हुआ करते थे, और जो पोलीगर थे ये भूमि के स्वामी होते थे, और ये अर्ध स्वतंत्र सामंत के समान होते थे, ठीक है। और गवर्नर का जो पद था वो स्थानांतरणीय था, जबकि नायक का जो पद था वो आनुवांशिक था। तो देखिए गवर्नर के पद स्थानांतरणीय थे और नायक का आनुवांशिक था, कि नायक को एक बार जमीन दे दी फिर उसका बेटा ही उस जमीन का मालिक बनेगा। राजा अमरम भूमि के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। ये नायकों के ऊपर आपने एक मूवी देखी होगी, अभी आई है साउथ की, अभी देख के आया था मैं, कौन सी थी, प्रभास की अभी एक मूवी आई है। तो उसमें राजा होता है, बहुत सारे नायक होते हैं वहाँ पे, फिर उनके बीच में लड़ाई होती है ना, आपने भी देखी होगी। अभी प्रभास की लास्ट मूवी आई है, आप याद कीजिए, अभी आपको याद आ जाएगा। सालार मूवी में इसी प्रकार का कुछ सीन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अगर नायक है तो आनुवांशिक हो जाएगा, लेकिन गवर्नर है तो उसका ट्रांसफर हो सकता है, ध्यान रखना। और
नूनीज कहता है कि नायकों की संख्या 200 हो गई थी, सबसे अधिक तमिलनाडु में ही रहते थे ये, और नायकर व्यवस्था विजयनगर के विनाश का भी कारण बनी थी ये। सालार मूवी को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से जो नायकर व्यवस्था थी विजयनगर के विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि उस मूवी में बखूबी दिखाया गया है इस चीज़ को। और मतलब मूवी में जगह कोई सी भी हो वो, लेकिन जो स्टोरी है वो इसी टाइप की है। कृष्णदेवराय के उत्तराधिकारी जो थे अच्युत देवराय, इन्हीं के टाइम पे आए थे नूनीज। वैसे अच्युत देवराय ने नायकों की उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति करी। तो देखो, इन पे कंट्रोल करने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और विजयनगर का दंड विधान जो था वो बहुत कठोर था। यहाँ पे मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त करना मुख्य दंड था। जहाँ मृत्युदंड है वो तो दंड विधान कठोर ही हो जाता है। आगे देख लेते हैं विजयनगर जो है वहाँ की ग्राम सभाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस काल में भी महासभा, नाडु तथा उर का अस्तित्व तो था, लेकिन नायकर आयगार व्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थाओं का पतन हो गया था और वे चोल काल की भांति संस्थाएं स्वायत्त नहीं रही थी। देखिए, चोल काल को तो स्थानीय सुशासन के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें स्थानीय संस्थाएं जो थी उनका काफ़ी पतन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो नायकर थे इनको हम देखते हैं कि इनका बिहेवियर जो है बाद में जाके काफ़ी खराब हो गया था, नायकर या आयकर व्यवस्था जो है उसमें। और सभा सिर्फ ब्रह्मदेव गांव में ही होती थी, सभा सिर्फ ब्रह्मदेव गांव में होती थी, और उर्जू होती थी वो सर्वसाधारण गांव में होती। तो देखिए, सभा तो ब्रह्मदेव गांव में होती, जो ब्राह्मणों को गांव दान में दिए जाते थे वहां तो होती थी सभा, लेकिन जो सर्वसाधारण गांव होते थे वहां पे उर नामक सभा होती थी, ठीक है। और ब्राह्मण गांवों को, ब्रह्मदेव गांवों को सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सभाएं थी तो चतुर्वेदी मंगलम है ना, तो मंगलम इस टाइप का नाम ही आएगा, चतुर्वेदी मंगलम, पवित्र सा नाम है। और शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव व इसकी सभा को नाडु, देख चुके हम कि नाडु क्या होता था और गांव क्या होता था। और नाडु के सदस्यों को नात्वर कहते थे, नाडु के जो सदस्य हुआ करते थे उनको नात्वर, इसके जो सदस्य थे उनको नात्वर, नातेवर। वलनाडु के नीचे नाडु देखा था ना हमने। सबसे छोटी का एक गांव और इसकी सभा को भी नाडु कहते थे, गांव की सभा को भी नाडु कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। और नाडु के जो सदस्य होते थे उनको नात्वर कहते थे, नातेवर। फिर स्थानिक नामक अधिकारी देवालयों का प्रबंध करता था। ये कई बार पूछा गया है, ये वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। जो ये स्थानिक नामक अधिकारी होता था, ये जो देवालय होते थे या मंदिर जो होते थे उनका प्रबंध करता था। और एक ही अंतरिमार अधिकारी है, इसके बारे में पूछा जाता है, पूर्ण स्वायत्तता पर नियंत्रण रखता था। ये जो स्थानीय सभाओं की स्वायत्तता पर नियंत्रण कौन रखता था? अंतरिमार। और जो ये थे महामंडलेश्वर कौन होता था? जो नायक होते थे, नायकर जो होते थे उन पर कंट्रोल रखता था, ठीक है, वो होता था। देवालयों का प्रबंध कौन करता था? स्थानिक करता था। और जो ये क्या बोलते हैं, स्थानीय सभाओं की जो पूर्ण स्वायत्तता थी उस पर नियंत्रण रखने के लिए अंतरिमार, अत्री एक दोस्त भी है, अंतरिमार जो था ये एक ग्राम का काफी महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था, ध्यान रखना। मणियम होता था ग्रामीण सेवक। ग्रामीण सेवक को क्या बोलते थे? मणियम होता था ग्रामीण सेवक। पुलिस के सिपाही या चौकीदार को तलैयार या तलारा कहा जाता था। चौकीदार को तलैयार या तलारा, पुलिस का सिपाही या चौकीदार को तलैयार या तलारा कहा जाता था, ठीक है, तलैयार या तलारा। नायगर के बाद में देखते हैं हम आयगर व्यवस्था, ठीक है। तो आयगर व्यवस्था जो थी, विजयनगर काल में आयगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी ये। और जो चोल में स्थानीय सुशासन था उसकी जगह पे आयगर व्यवस्था चल गई थी। और जो गांव होते थे तो प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, इन्हें आयगर कहा जाता था। तो गांव का शासन चलाने के लिए 12 लोग नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, और इन्हीं को कहते थे आयगर। और आयगर की जो नियुक्ति होती थी वो केंद्र सरकार करती थी। ये देख लो आप, आयगर कौन बनाता था? केंद्र सरकार बनाती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव में कोई लोगों की नियुक्ति हो रही है और वो केंद्र सरकार बना रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आयगर पद अनुवांशिक होते थे। आयगर अपने पदों को बेच सकते थे, वेतन के बदले लगान और करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। वेतन के बदले में लगान और करमुक्त भूमि
भी प्रदान की जाती थी। अब जो 12 आयगर होते थे उन अधिकारियों में प्रमुख कौन कौन थे हम देखिए बात कर चुके हैं। कर्णिकम तो हम बात कर चुके हैं, अकाउंटेंट होता था। एक तो हमने देखा था कि सेंटर में भी होता था एक कर्णिकम नाम का अधिकारी। तलारा चौकीदार को बोलते थे, तलारा चौकीदार को बोलते थे, चौकीदार को तलारा बोलते थे। गोड होता था ग्राम का प्रशासक। संते ओवा होता था ग्राम का लेखाधिकारी। अंतरिमार की हम बात कर ही चुके हैं। अंतरिमार कौन होता था? जो ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी होता था, ग्राम प्रशासन में जो स्वायत्तता थी उस पर नजर रखता था। बेगरा होता था मजदूरों और मजदूरों उनके वेतन बेरोजगार व्यक्तियों की देखभाल के लिए होता था। बेगरा क्या होता था? बेरोजगारों की देखभाल के लिए होता था, ठीक है। या फिर मजदूर थे, उनके वेतन से रिलेटेड कोई समस्या होती थी तो वो कौन देखता था? बेगरा। अंतरिमार की हम बात कर चुके हैं कि ग्राम का अधिकारी होता था अंतरिमार। तो संते ओवा का मतलब है ग्राम का लेखाधिकारी। संते ओवा। गोड ग्राम प्रशासक होता था। गोड तो हम भगवान को बोलते हैं गोड, और गांव का जो प्रशासक उसको गोड बोलते। तलारा चौकीदार हो गया, कर्णिकम गांव का अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। महानायकाचार्य नामक अधिकारी केंद्र द्वारा गांव में नियुक्त किया जाता था, यह ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करता था। देखिए महानायकाचार्य गांव में नियुक्त हुआ होता था। कौन करता था गांव में नियुक्त? केंद्र। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा।